चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम शुरुआत कर रहे हैं टीएमए की नई वीडियो की। जो सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका। इसमें आपको टीएमए बनाने के बारे में, टीएमए अपलोड करने के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आइए चलो शुरू करते हैं कि 12th का टीएमए आपका है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीएमए की हमने पहले भी वीडियो डाल चुके हैं। उन सभी वीडियो में पहले भी हम टीएमए की 2 वीडियो डाल चुके हैं, एक 10th के हिंदी की, एक 12th के हिंदी की। तीसरी वीडियो है हिस्ट्री 12th सब्जेक्ट, 12th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट होता है हमेशा, इसमें है अशोक साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में धर्म की भूमिका परीक्षण कीजिए। तो इसका उत्तर लिखना कैसे है। धर्म एक प्रकार का आचार संहिता या आदर्श व्यवहार था जिसे अपनाने के लिए अशोक ने अपनी प्रजा से अनुरोध किया। ठीक है, अशोक साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण में उसके धर्म की भूमिका की निम्नलिखित थी। नंबर 1, अशोक के धर्म में दान, दक्षिण सच्चाई, पवित्रता और अच्छा व्यवहार शामिल थे। इसके अलावा हिंसा, क्रोध, अत्याचार आदि पर नियंत्रण आदि भी शामिल थे। नंबर 2 पॉइंट रहेगा। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट रहेगा, अशोक के धर्म में पशुवध पर पाबंदी तथा अस्पताल, सड़कें, कुओं के निर्माण की घोषणा की गई है। ये सभी राज्य के श्रीकरण के आवश्यक है। इस प्रकार अशोक राज्य श्रीकरण में महत्वपूर्ण थी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपको दिखा सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी शॉर्ट ही क्वेश्चन होता है। संपत्ति का न्याय संगत वितरण विश्व में क्यों महत्वपूर्ण है, कारणों का विश्लेषण करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे, संपत्ति का न्याय संगत वितरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। संपत्ति का न्याय संगत वितरण विश्व में निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। नंबर 1 महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, इससे सभी में संपत्ति का न्याय संगत वितरण होता है जिससे पिछड़े देशों को मदद मिलेगी। नंबर 2, इससे अर्थव्यवस्था तथा विकास की एक रूपता सुनिश्चित होगी, यानी अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित होगा जिससे अमीर तथा गरीब के बीच असमानता में कमी आएगी। उपरोक्त वर्णित सभी तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि संपत्ति का न्याय संगत वितरण महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम स्टार्टिंग करेंगे यहां से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया आपका, बड़ा क्या छोटा ही है। प्रश्न नंबर 3 क्या है देख लेते हैं। परवर्ती मुगल शासकों के काल में मुगल शासकों का पतन हो गया था, परंतु इसके बीच जहांगीर और शाहजहां के काल में ही पड़ चुके थे। आपके अनुसार परवर्ती मुगल शासकों ने मुगल साम्राज्य के पतन को आगे ले जाने में किस प्रकार मदद की। ये क्वेश्चन आपका है, आपको लिखना है। अपने वर्डों में भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमने जैसे बताया ऐसे लिख सकते हैं। उत्तर यहां से स्टार्ट करेंगे। मुगल साम्राज्य का पतन परवर्ती मुगल शासकों के काल में ही हो गया था, परंतु इसके बीच जहांगीर और शाहजहां के काल में ही पड़ चुके थे। हमारे अनुसार परवर्ती मुगल शासकों ने मुगल साम्राज्य के पतन को आगे ले जाने में निम्नलिखित प्रकार से योगदान दिया। नंबर 1, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक। इसका शासनकाल आने तक कई विद्रोह हुए। इसने गद्दी संभालने के साथ ही समझौते की नीति अपनाई जिसके तहत इसने उन सभी दरबारियों को माफ कर दिया जिन्होंने विद्रोहियों का साथ दिया, साथ ही जजिया कर भी जोड़ नहीं दिया। ये सभी राज्य को खोखला करता जा रहा था। नंबर 2, जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 तक। यह बहुत ही कमजोर था तथा अयोग्य शासक था। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है, शासन के 1 वर्ष में ही उसके वजीर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य चलाने की सारी शक्तियां हथिया ली थी। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये बड़ा क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है,
तो देखते हैं व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के औजारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। पूरा पाषाण काल के औजार और नवपाषाण काल के औजारों में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसे लिखेंगे कैसे? उत्तर लिखना स्टार्ट करेंगे। पूरा पाषाण काल प्रागैतिहासिक युग का वह समय था जब पत्थर के औजारों का निर्माण शुरू हुआ। इसका कालखंड 2 मिलियन वर्ष पूर्व अत्यंत न्यूनतम युग माना गया है तथा इतिहास पूर्व के अंतिम चरण को नवपाषाण युग माना गया है। तो पूरा पाषाण काल के औजारों को लिखेंगे हम, ठीक है। इसमें नंबर 1 है काटने के औजार, गंडासा जिसे बोलते हैं लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में। यह इस काल के सबसे प्रमुख औजारों में से एक था। इसका काम करने का एक ही सिरा होता था। इसका उपयोग पेड़ों को काटने के लिए किया जाता था। नंबर 2 चीरने का औजार, आरी। चीरने का औजार आरी। इसकी संरचना 2 भागों में बटी होती थी। इसका उपयोग पेड़ों के तनों को चीरने के लिए किया जाता था। नंबर 3 खुदाई का औजार, बुरीन तक्ष। इसकी संरचना पतली ब्लेड या खरपचों के समान होती थी। इसका उपयोग मुख्यतः नरम पत्थरों, हड्डियों तथा चट्टानों की खुदाई के लिए किया जाता था, ठीक है। आप इसका क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे का क्वेश्चन आपको दिखा सके, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन को। नंबर 3 बिछाने वाले औजार, ठीक है। बिछाने वाले औजार, स्क्रैपर्स। यह भी फरगच्चियों के ही बने होते थे। इसका उपयोग पेड़ों की छाल तथा पशुओं की चमड़ी प्राप्त करने के लिए किया जाता था। अब उसमें दिलचस्प पूछा था नवपाषाण काल और नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल के बारे में लिखते हैं। नंबर 1 घिसाई तथा पालिश किया गए औजार। इस काल में घिसाई तथा पालिश किए गए औजारों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। औजारों को घिसा तथा पालिश किया जाता था ताकि वो और अधिक प्रभावी हो जाए। नंबर 2 काटने का औजार, सैंड। इस काल में काटने के लिए विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था जिसे सैंड कहा जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखा सकूं। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये भी बड़ा ही क्वेश्चन है, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, देख लेते हैं। क्षेत्रीय राज्य और दिल्ली सल्तनत के संबंध का परीक्षण कीजिए। क्षेत्रीय राज्यों और दिल्ली सल्तनत के संबंधों का परीक्षण करना है। तो इसमें उत्तर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। 13वीं शताब्दी के पश्चात दिल्ली सल्तनत के अंदरूनी कमजोरियों के कारण कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। इनमें गुजरात, बंगाल, जौनपुर, कश्मीर आदि प्रमुख थे। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों और दिल्ली सल्तनत के बीच संबंध का परीक्षण निम्नलिखित प्रकार से है। नंबर 1 गुजरात। यह दिल्ली सल्तनत के पश्चिम में स्थित बहुत ही समृद्ध तथा उपजाऊ क्षेत्रीय राज्य था, ठीक है। यह अपने विकसित बंदरगाहों तथा हस्तशिल्पों के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने गुजरात को दिल्ली सल्तनत से जोड़ा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने गुजरात पर विजय शासक किया दिल्ली सल्तनत के लिए और दिल्ली सल्तनत में उसे जोड़ दिया। तब से यह दिल्ली के सूबेदारों के अधीन रहा, यानी गुजरात और दिल्ली के बीच उपनिवेशक संबंध था। नंबर 2 बंगाल। यह दिल्ली सल्तनत के सुदूर पूर्व में स्थित क्षेत्रीय राज्य था। अत्यधिक दूरी तथा असहनीय वातावरण और परिवहन के साधनों की कमी के कारण दिल्ली सल्तनत इससे उपनिवेशिक संबंध नहीं स्थापित कर पाए। उस टाइम पे काफी दूर पड़ता था, आने जाने के लिए कोई प्रॉपर साधन नहीं होते थे, इसलिए दिल्ली इस पर अपना काबिज नहीं कर पाया। नंबर 3 जौनपुर। यह भी दिल्ली के पूर्व में स्थित एक क्षेत्रीय राज्य था। जौनपुर का सूबेदार मालिक सरवर को घोषित किया गया, परंतु दिल्ली सल्तनत पर तैमूर के आक्रमण के समय जब दिल्ली सल्तनत शक्तिहीन हो गया तब मौके का फायदा उठाकर इसने अपने आप को जौनपुर का स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया। बाद में दिल्ली सल्तनत के महमूद तुगलक के कई प्रयासों के बाद भी वे इसे वापस नहीं दे पाए। अतः जौनपुर से दिल्ली का औपनिवेशिक संबंध था, ठीक है। यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि मैं क्वेश्चन आगे का आपको दिखा सकूं। क्वेश्चन नंबर 5 ही है, अभी 5 में आगे का देखते हैं। कश्मीर, ठीक है। कश्मीर क्वेश्चन नंबर 4 का। यह दिल्ली सल्तनत के उत्तरी भाग में स्थित क्षेत्रीय प्रांत था। यह 11वीं शताब्दी के कट्टर हिंदू
राज्य था। 1339 में शमसुद्दीन यहाँ का शासक बना। तब से यहाँ इस्लाम आया। इसके बाद कई शक्तिहीन राजा आए, जिसका फायदा उठाकर 1586 में अकबर ने कश्मीर पर जीत हासिल की और इससे हिस्सा बना, यानी कश्मीर के साथ भी औपनिवेशिक संबंध ही थे। अब लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है, वो मैं हमेशा से कहता आया हूँ आपको, हर जगह क्वेश्चन नंबर 6 हर जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 6 जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताता था, क्वेश्चन नंबर 6 हर जगह आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर प्रशिक्षित टीचरों द्वारा ही ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जानते हैं। प्राचीन इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का स्रोत बनाइए। तो नंबर 1 है पुरातत्व स्रोत। पुरातत्व स्रोत मूल रूप से भौतिक साक्ष्य होते हैं, जिसका अंतर्गत अतीत के गर्भ पाई जाने वाली वस्तु की खुदाई करके इतिहास का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से हमारा तात्पर्य लिखित स्रोतों से है, इसमें धार्मिक तथा धर्मीकेतर स्रोत शामिल होते हैं। नंबर 3 है विदेशी लेखन। इसमें विदेशी यात्री इतिहासकार आधुनिक सूचना रचनाओं को शामिल किया जाता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाता है, यानी कि आप अपना हिस्ट्री का पूरा TM में यहाँ से अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने डैशबोर्ड पर जाकर, पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट को या आप लोगों को नहीं पता ऑनलाइन सबमिट कैसे होता है, तो सिंपली आपके जो आई कार्ड पर नीचे एक नीली पट्टी होती है, उस पर आपका स्टडी सेंटर, जिसको हम AI बोलते हैं, उसका नाम और पूरा एड्रेस लिखा होता है। आप अपना TM में बनाइए, अपना फर्स्ट पेज अच्छे से इंप्रेशन के साथ अच्छा सुंदर बनाइए और अपना AI जाकर सबमिट कर दीजिए, ताकि वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे सके। TM में लास्ट डेट क्या होती है जमा करने की, बहुत से स्टूडेंट कमेंट में पूछ रहे थे, लास्ट डेट TM में जमा करने की क्या होती है। लास्ट डेट 31 जनवरी 2023 आपकी लास्ट और आखिरी तारीख है, जिस दिन आप अपना TM में AI जाकर सबमिट करा सकते हैं। मैं कहूँगा 31 तारीख का वेट ना करिए, 31 जनवरी का वेट मत करिएगा। आप 10 जनवरी या 15 जनवरी तक ही अपना TM में अपने AI या अपने पोर्टल पर, डैशबोर्ड पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, आपसे कहना चाहूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, वीडियो को अपना प्यार दें। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपना NIOS में स्टूडेंट है 10th या 12th क्लास में और TM में बनाना नहीं जानते हैं। उन्हें जरूर शेयर करें, उनकी मदद होगी, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए TM वाली वीडियो के साथ। आपका मैं दोस्त जफर हयात, बागपत मेडिकल इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से।